नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई जीवन शैलियों के बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसे कोई भी जीवन शैली किसी कार्य क्षेत्र को सफल बना सकती है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान श्री भूमेश भारती जी, जो कि एक प्रख्यात छायाकार फोटोग्राफर हैं देहरादून उत्तराखंड से। भूमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले भूमेश जी, हमें अपने बारे में बताइए, आपका जन्म, शिक्षा, दीक्षा और फोटोग्राफी एज अ करियर ही आपने क्यों चुना? क्यों चुना ये तो नहीं पता जी। ये हो गया। मैं देहरादून से ही हूँ, जी। यहीं पर पला बढ़ा, स्कूल कॉलेज सब कुछ मेरे यहीं पर हुआ। स्कूल टाइम पे ही मेरी एक मुझे पता चला था कि मेरी आर्ट अच्छी है। जी। धीरे धीरे बाकी लोगों से पता चला मुझे। मैं कुछ कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगा स्कूल टाइम में, 8th में, 9th में। 9th क्लास में मुझे पहली बार एक कॉन्टेस्ट में कैमरा प्राइज़ में मिला। ये सेकंड प्राइज़ होता था उस कॉन्टेस्ट का जो जीतना था। पहले फर्स्ट प्राइज़ साइकिल होती थी, मुझे कभी मिल नहीं पाई वो। मैं 3 बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन तीनों में से 2 बार मुझे कैमरा मिले। जी। उसी कैमरे को जब मैंने यूज़ करा, बहुत छोटा सा था, लेकिन उनसे कुछ अच्छे फ़ोटो आ गए। मेरे एक पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने बोला कि यार ये तो अच्छी फ़ोटो खींच लेता, हालांकि इतना अच्छा कैमरा नहीं है, लेकिन फ़ोटो अच्छी खींचा इसने, सब्जेक्ट अच्छे चुने। हमने अपने सभी घर के लोगों के, बाकी और चीज़ों के साथ साथ अपने घर में जो पाए जाने वाले पौधे थे उनकी भी फ़ोटो खींची, तो उनको कुछ अलग लगा। वहीं से मेरा ये शायद सफ़र शुरू हुआ। हालांकि मैंने कॉलेज तक आते आते मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था। कैमरे से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा। मैं रिपोर्टिंग करता था कुछ अलग अलग अखबारों में ही, लोकल देहरादून के अखबारों में। मैं कॉलेज के साथ ये काम करता था। वहाँ महसूस हुआ कभी कभी कि मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो अधूरी हैं एक फ़ोटोग्राफ के बिना, और उनका नंबर जल्दी आ सकता है अगर मैं उसके साथ एक एप्रोप्रिएट फ़ोटोग्राफ दे दूं। क्योंकि हमारे जो फोटोग्राफर थे उनके साथ सामंजस्य बना पाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि भाई वो रिपोर्ट लेट हो जाती थी। तो मेरे पास पहले से कैमरा था, मैंने एक और कैमरा मुझे ले लिया मैंने। हालांकि बहुत छोटा कैमरा था वो, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं था। उससे मैंने बहुत साल तक काम किया और साथ साथ फ़ोटोग्राफी भी करता रहा। इसी बीच मुझे मौका मिल गया दिल्ली में साक्षरता मिशन के साथ जुड़ने का। वहाँ मैंने काम करा। मैं वहाँ पढ़ाता था, ट्रेनिंग देता था बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे जो बड़े लोगों को पढ़ा रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा के लिए। उनकी ट्रेनिंग के दौरान जब मैं अपनी फील्ड पे जाता था तो मुझे सामने बहुत सारी चीज़ें लाइवली दिखती थी, जिनको मेरे इच्छा होती थी मैं कैप्चर कर लूँ। और वो सब कुछ, वो सोशल लाइफ जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, और जो एक बड़ी उम्र की दराज एक औरत है जो पढ़ रही है, अपने काम धंधे के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रही है। उनके बच्चे या उनके पड़ोस के बच्चे उनको पढ़ा रहे थे, उसी किसी की गोद में बच्चा है और वो पढ़ाई लिख रही है, पढ़ाई कर रही है, स्लेट पे कुछ लिख रही है। तो वो सब कैप्चर करने का मुझे उन छोटे से कैमरे से मौका मिला। जी। कुछ फ़ोटोज़ जब मैंने प्रिंट करे तो इन्हीं के समाज कल्याण विभाग की और साक्षरता मिशन की कुछ मैगजीन्स के एडिटर्स ने वो फ़ोटोज़ देखे और उन्होंने उनको यूज़ किया अपनी किताब में। और कभी कभी वो कवर पर भी यूज़ किए। मैं बड़ा हैरान था कि मेरा एक छोटा सा कैमरा और इनके कवर पर इनके फ़ोटोग्राफ्स यूज़ हो रहे हैं। और धीरे धीरे यही एक सोशल लाइफ, उसी जगह पर, उन गलियों में, उन बस्तियों में मैंने बहुत सारी चीज़ें खोजी और कैमरा साथ रहता था। वो लाइवली चीज़ें कैप्चर करता रहा, लाइव कैप्चर करता रहा, और एक शौक़ भी लग गया कि हाँ, एक मैं फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ। और मैंने धीरे धीरे उसको एक अपना लिया, एक हल्के से अपनाया। हालांकि मैं लिखता था, लेकिन मैंने उसको धीरे से उसको भी एक रूप में अपना लिया है फोटोग्राफी को। जी। जैसे कि आपने बताया कि एक कई सारे मोटिवेशनल, कई सारे जो चीज़ें आपके साथ घट रही थी जिसने कि आपको फोटोग्राफी की तरफ इंटरेस्टेड किया, आकर्षित किया। मैं आना चाहूँगा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फोटोग्राफी, कोई भी फ़ोटो हो वो अपने आप में एक कहानी बयां करती है और उसके बिना कुछ लिखा जाए वो भी पूरा नहीं है। जी। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की। इसको थोड़ा सा और हमें समझाइए कि कोई भी फ़ोटो, जैसे कि आपने कहा कि एक प्रौढ़ शिक्षा वाली एक बूढ़ी माँ सीख रही है, पढ़ना चाह रही है, उसकी एक फ़ोटो लेना, तो उससे हमें कुछ समझ में आता है, कुछ देख पाते हैं। तो इस तरह की ये ऐसा क्या है फोटोग्राफी में खास कि जो एक वो कहानी बन जाती है? मैं एक
उदाहरण देता हूँ। एक पहले से प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक फ़ोटो बड़ी प्रचलित होती थी जिसमें एक महिला मकान लिखती थी ऐसे, और जो कैमरे की तरफ फेसिंग था जी। इस ट्रेंड को, ये एक अरेंज करी हुई फ़ोटो होती थी जी। इस ट्रेंड को अचानक टूट गया जब मैंने नेचुरली एक कोने में बैठकर, बच्ची पढ़ा रही है, मेरी नज़र सिर्फ उस बच्ची पर थी जिनको हम ट्रेनिंग देते थे ताकि वो पढ़ा सके। लेकिन जब वो पढ़ा रही है और वो महिला या पुरुष पढ़ रहा है तो वो नेचुरली पढ़ता था और मैं चुपचाप अपना कैमरा निकालता था, फ़ोटो क्लिक कर लेता था। वो फ़ोटो जिसमें वो कैमरे को फेस कर रही है और ये फ़ोटो जिसमें हमने नेचुरली उसको, उस महिला को नहीं पता कि मैं वो फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ, तो उसका एक लाइवली चीज़ निकल के आई। वो आत्मीयता थी जिसमें अंदर से फील हो रहा था कि हाँ वो पढ़ रही है, असल में अंदर से ही पढ़ रही है, उसकी आंखों में, उसके दिमाग में सब नज़र आ रहा है कि वो कोशिश कर रही है उसको लिखने की। उस स्लेट पर क्या लिखा है वो नहीं दिखाई दे रहा था हमारी फ़ोटो में, लेकिन वो झुक करके जब लिख रही है तो पता चल रहा है कि वो बहुत कोशिश कर रही है उसको लिखने की। उसकी गोद में बच्चे भी हैं जिसको पाल रही है। कभी कभी रसोई के किनारे बैठ करके उसके बेटी ने बोला कि आप ये लिखो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो वो लिख रही थी। जी। इन सब के दौरान जो चीज़ें थी हमको भी और बाकी और लोगों को भी नज़र आई, तो मुझे भी महसूस हुआ कि नहीं, ये एक तरीका अच्छा है जो अरेंज फ़ोटो से बेहतर हम नेचुरल एक लाइफ को हम कैप्चर करने की कोशिश करें। और मैंने वो कोशिश करी और आगे बढ़ता रहा। जी, आपने नेचुरल फोटोग्राफी की बात करी, तो ये किस तरह के फील्ड्स होते हैं फोटोग्राफी में जनरली जो हम देखते हैं अपने आसपास? उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ये दूंगा कि हमारी शुरुआत होती है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से जी। तो उसके बाद वो जर्नी कहाँ तक है, उसके कितने फील्ड्स हैं और वो कहाँ तक उसका एक व्यापक स्तर है? देखिए, फोटोग्राफ हम पहली बार जब बात करते हैं पासपोर्ट साइज एक ऐसी फोटो है ना जिसका एक फोटोग्राफर से बड़ा अच्छा सा रिलेशन है। वो बच्चे के जन्म के बाद से या स्कूल के शुरुआत से ही उसकी पासपोर्ट साइज़ और अंत तक पूरी लाइफ में हमको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत होगी। अभी हमारे रिटायरमेंट के बाद तक भी ज़रूरत पड़ेगी कि जब हमको अपने सबूत देने हैं कि ये है हमारी पेंशन के लिए कागज़, तो वहाँ तक ज़रूरत होती है। उस पासपोर्ट साइज़ एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो पासपोर्ट साइज़ एक ज़रूरत है और उससे एक व्यवसाय भी जुड़ा है फोटोग्राफर का। उसके अलावा आप देखें तो आपने लाइफ भर में, ज़िंदगी में बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स देखते आए हैं, रोज़ देखते हैं, रोज़मर्रा में देखते हैं, अखबारों में, मैगजीन्स में, किसी होर्डिंग्स में, हमारे पीछे लगी हैं फोटोज़। इनको हर जगह पर हमारा जो पहला इम्पैक्ट है किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो देखने का या अखबार पढ़ने का या मैगज़ीन देखता है तो सबसे पहले वो फ़ोटो पे नज़र जाती है या किसी विजुअल पे नज़र जाती है। तो एक लिखाई या कुछ कंटेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है वो फ़ोटो। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं फ़ोटोग्राफी के, तो अगर हम देखते हैं तो इतने अभी हम आगे चर्चा जारी रखेंगे तो उन सब तक पहुंच भी जाएंगे। इतनी सारी फील्डें अभी व्यापक बढ़ता जा रहा है, ये क्षेत्र और बढ़ता जा रहा है जी, रोज़ पर रोज़ बढ़ रहा है इसमें। जब से डिजिटाइजेशन आया, पहले नेगेटिव्स थे, ब्लैक एंड वाइट से मेरी उम्र के लोगों में एक अच्छी चीज़ ये रही कि हमने ब्लैक एंड वाइट भी देखा, जो एक केमिकल से प्रोसेस करके हम फोटोग्राफी करते थे, वो मैंने थोड़ी बहुत सीखी जी, यहीं पर देहरादून में रह करके वो थोड़ा सा सीखा। उसके तुरंत बाद USS जो कलर फोटोग्राफी के रोल्स आ गए थे, जिसमें एक फोटोग्राफर का सिर्फ कैमरा क्लिक करने तक का रोल रहता था, उसको बना नहीं सकता था क्योंकि वो बड़ी मशीनों पे बनता था। जब तक ब्लैक एंड वाइट थे तब तक हम खुद बनाते थे उस फोटोग्राफ। हम कोई फोटो क्लिक करने से पहले हमें सोचना पड़ता था मुझे क्या क्लिक करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमको रोल चुनना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंगली हमको अपना केमिकल बनाना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंगली ही हमको उस पेपर का भी चुनाव करना पड़ता था जिस पर मैं प्रिंट करूँगा। और इसमें हम बहुत सारे अभी तो मैं सीखा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाया था, मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस उस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को अच्छा है कि मैं उस उम्र में हूँ, उस उम्र से निकला हूँ जहाँ पर हमने ये काम सीख लिया। हमारे बाद वाली जनरेशन ने कलर फोटोग्राफी तो देखी लेकिन ब्लैक एंड वाइट नहीं देखी कि वो ब्लैक एंड वाइट जिस समय हम डार्क रूम को यूज़ करते थे और 10 पेपर्स भी ख़राब करने के बाद भी हमारे पास कभी कभी अच्छी फ़ोटो नहीं आ पाती थी और कभी कभी 2-3 एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास वो सब आ जाता था जो हमको एग्जैक्टली चाहिए। जी। तो आपने जैसे बात करी पहले के ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर, फिर डिजिटल, आज सोशल मीडिया, एक मोबाइल फ़ोन कैमरा, तो इस तरह के जो चेंजेस हैं कैमरे से लेकर हम मोबाइल फोटोग्राफी भी बोल सकते हैं जहाँ की लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, मेगापिक्सल्स एक थ्योरी है, कई तरह की इसमें सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए
कि ये किस तरीके से फोटोग्राफी DSLR जहाँ यूज़ होते हैं। जी। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैं भी एक और ऐड करता हूँ, जब हम कलर फोटोग्राफी की बात करते हैं तो कलर फोटोग्राफी में क्या हो रहा कि रोल आता था बाज़ार से, हम कैमरे में डालते थे, फ़ोटो क्लिक करते थे और फिर रोल डेवलप करने के लिए बाज़ार में दे देते थे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा प्लांट होता था। यहाँ पर जो प्रिंटिंग करते थे वो उसमें से कुछ करेक्शंस कर लेते थे और हमको नहीं पता चलता था उन्होंने हमारे फ़ोटो में क्या करेक्शन किए। तो एक फ़ोटोग्राफ़र का उस 20-25 साल का जो दौर है उसमें मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ एक लेंस मैन रहा, वो फोटोग्राफ़र नहीं था, क्योंकि वो फ़ोटो बनाता नहीं था, वो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करता था। वो थोड़ा सा अंडर ओवर एक्सपोज करके वो फोटोग्राफ क्लिक कर सकता था। उससे पहले जब हम ब्लैक एंड वाइट थे तो वो पूरी आत्मीयता से बनाते थे। फिर दोबारा दौर आया, बाद में दौर आया डिजिटल का। अब डिजिटल में भी अब वो सब कुछ हमारे हाथ में है, जैसा हम पहले ब्लैक एंड वाइट पे रखते थे। तो मुझे वो फ़ोटो क्लिक करना है, उसके साथ मुझे थोड़ा सा उसमें एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाते थे। पहले हमारे पास डार्क रूम होता था, आज की डेट में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़े सारे वो हैं कि जिसपे हम उसको नॉट मैनिपुलेशन नहीं करना अलग बात है, एक एडिट करना, थोड़े से उसके कलर्स को करेक्शन करना, उसमें मैं जैसा है ऐसा, आज की डेट में वो भी हैं ऑप्शन जी, जैसा मैं देखना चाह रहा हूँ वैसे ही मैंने एक फ़ोटोग्राफ के लिए आपको या दूसरे किसी को दिखाना चाहा वैसे ही मैं दिखा सकता हूँ। पर मैनिपुलेशन, कई लोग इसको एडिटिंग को मैनिपुलेशन से मैंने किसी को निकाला, किसी चीज़ को ऐड कर दिया, वो मैनिपुलेशन, मैं वो नहीं, वो फोटोग्राफ के साथ नहीं छेड़छाड़ होनी चाहिए। हमने जो क्लिक किया, तो जब ये डिजिटल फॉर्म आया तो मेरे हाथ में थोड़ा बहुत मेरे करेक्शंस की चीज़ें हमारे हाथ में फिर से रह गई, जो कलर फोटोग्राफी के टाइम पे नहीं थी जी। तो कलर के टाइम पे हम सिर्फ क्लिक करते थे, लेकिन हाँ हमारा सब्जेक्ट हमारे हाथ में था कि मुझे क्या क्लिक करना है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने सब्जेक्ट की बात करी, तो सब्जेक्ट में मैं आना चाहूँगा। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे तरीके की फ़ोटोग्राफी, जिसमें कि वाइल्ड फोटोग्राफी, नेचुरल फोटोग्राफी या वेडिंग फोटोग्राफी भी यूज़, तो इन के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जो फोटोग्राफ्स हैं इसके लिए क्या स्किल है, क्या किस तरह का आदमी की सोच या किस तरह का फोटोग्राफर को सोचना पड़ता है अच्छी फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए? जी, पहले बहुत सारे लोग ना सीख करके नहीं आते थे, खुद से सीखते थे, या बहुत बड़ी मुश्किल से सिखाने वाले लोग मिलते थे। हमें बड़ी मुश्किल से मिले उस समय, और हमने उससे ज़्यादा अपने एक्सपेरिमेंट कर करके सीखे। लेकिन अभी धीरे धीरे इतनी वास्ट और ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, लोग नेचर में, आप नेचर फोटोग्राफी कर सकते हैं, नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि नेचर में आप बटरफ्लाइज क्लिक कर सकते हैं, प्लांट्स के ऊपर फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप इंसेक्ट्स पर फोटोग्राफी कर सकते हैं, बर्ड्स पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। आजकल एक दौर है, चल रहा है, जिसमें वाइल्ड लाइफ में लोग बर्ड वॉचिंग बहुत करते हैं, बर्डिंग बहुत करते हैं। हमारा स्टेट बर्ड वॉचिंग के लिए, बटरफ्लाई वॉचिंग के लिए बहुत एक अद्भुत स्टेट है, अद्भुत इलाके हैं इसमें, जहाँ पर देश की सबसे ज़्यादा प्रजातियां यहाँ मिल जाती हैं किसी भी उस पर। तो एक अच्छा डेस्टिनेशन भी है, और एक ऐसे लोगों के लिए चुनाव करने का, सब्जेक्ट चुनाव करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस भी मिले। तो ऐसे ही आपने अभी बताया वेडिंग फोटोग्राफी भी है, कमर्शियल फोटोग्राफी भी है, कॉर्पोरेट्स के कुछ फोटोग्राफी अलग हैं, फोरेंसिक भी है, हर फोटोग्राफी के पीछे अलग सोच होती है, सारे फोटोग्राफ्स हैं। और अभी एक कुछ पिछले 10-12 सालों में आप देखते होंगे कि ऑनलाइन बिक्री होने लगी है ज़्यादातर, ऑनलाइन स्टोर्स बन गए। अब हर ऑनलाइन स्टोर्स को अपना प्रोडक्ट पब्लिक के सामने रखाना है, ज्यों का त्यों वैसे ही पब्लिक के सामने। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रोडक्ट कुछ और दिखाया और जब आपने सामान बेचा तो कुछ और था। तो उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाया, क्योंकि आज जो खरीदार है वो बहुत चौकस हो चुका है कि उसे वही सब चाहिए जो अगर आप दिखाना चाह रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट फोटोग्राफी के आयाम बहुत बढ़ गए हैं, करियर वाइज इतना कुछ हो गया है। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो फोटोग्राफी कराती हैं, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी करते हैं, और हर रोज़ करते हैं। कोई व्यक्ति जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा है वो खाली नहीं बैठ रहा है, यहाँ तक कि उसको हफ्ते में छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है जी। इतना बड़ा एक एज ए करियर एक बन सकता है। जी, आपने करियर की बात करी, तो इसमें किस तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं हमारे देश में कि आप फोटोग्राफी को एज ए करियर जब आप चुनते हैं तो जाहिर सी बात है आप ट्रेनिंग भी करना चाहेंगे उससे रिलेटेड, तो किस तरह के कोर्सेज इसमें उपलब्ध हैं हमारे? कोर्सेज बहुत सारे हो गए हैं। पहले तो सिर्फ क्रैश कोर्सेज, अभी तो
क्रैश कोर्सेज से लेकर डिप्लोमा तक, यहाँ तक कि फाइन आर्ट फोटोग्राफी भी अब एक कोर्स में शामिल है। स्कूल कॉलेजेस में ही स्टार्ट हो गया। लोगों के अब हॉबी क्लासेस स्कूल कॉलेजेस से स्टार्ट हो गए। जिनको लगता है कि उनकी अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है, वो धीरे धीरे आगे जाके कॉलेज के टाइम पर मास कॉम के साथ दूसरे फोटोग्राफी के कोर्सेज भी बड़े सारे कोर्सेज कर सकते हैं। किसी को लगता है कि अपनी दूसरी पढ़ाई के साथ साथ वो फोटोग्राफी का कोर्स कर ले, और बहुत लोग कर रहे हैं अभी जी, कि फोटोग्राफी के किसी एक फील्ड पे एक छोटा सा कोर्स कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कैमरे को समझते हैं, उसकी मशीनरी को समझते हैं, उसकी आर्ट को समझते हैं, और फिर उस फील्ड में उतर आते हैं साथ साथ। और फोटोग्राफी कोर्स के अलावा अगर आप देखें तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे आर्ट है, पेंटिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के काम में लगाती हैं लोग इसमें जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, कब स्ट्रेस होता है, तो कई सारे लोग उनके साथ साथ अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी फोटोग्राफी सीख करते, बिना सीखे भी, और ये फोटोग्राफी को अपना एक जीवन का हिस्सा बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन। बिल्कुल जी, फोटोग्राफी अपने आप में एक मेडिटेशन है। आपने प्रोफेशनल्स की बात करी, और एज अ हॉबी जिनकी हॉबीज़ हैं, जो कि जैसे कि बर्ड वॉचिंग हुआ या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, प्रोफेशनल और ये जो हॉबीज़ इनके बीच में क्या फ़र्क है, या शौकिया तौर पे जो लोग करते हैं? हाँ, एक अच्छी चीज़ है ये कि देखिए, बहुत जो हॉबी से निकला जी, और अगर उसने उस प्रोफेशन को अपनाया है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर दिल से लेकर दिमाग तक दोनों काम करते हैं उसके। अच्छा प्रोफेशन बना सकता है अगर आप दिल से जुड़े हैं उससे। दिल का मतलब हॉबी है, तो अगर मेरी हॉबी है तो मेरी हॉबी है। एक है जिसने सिर्फ बनाया कि मैं चलो फोटोग्राफर बन जाता हूँ, तो वो अंदर दिल में नहीं है, लेकिन एक एज ए करियर उसने देख लिया। उस व्यक्ति के बीच में और जिसके हॉबी से प्रोफेशनल में कन्वर्ट हुआ, उन दोनों के बीच के सोच में बहुत फ़र्क होगा। दोनों की सोच में फ़र्क होगा जी, क्योंकि वो दिल से भी कर रहा है, ये सिर्फ दिमाग यूज़ करेगा जी। अच्छा फोटो खींच सकता है जी, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना, जिसके अंदर घुसना है, वो दिल से घुसेगा। जब तक दिल नहीं चाहेगा तब तक वो उस सब्जेक्ट पर या उस फोटोग्राफ को क्रिएट करना, क्योंकि हम फोटोग्राफी क्लिक नहीं करते, हम क्रिएट करते हैं जी, बहुत सारी जगह पर जी। आपने आर्ट एंड साइंस की बात करी फोटोग्राफी में। आर्ट तो हमें समझ में आ रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किसको किस नज़र से देखते हैं, वो आपकी एक अलग, सबकी इंडिविजुअल आर्ट हो सकती है। लेकिन एक साइंस के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि कैमरा जब एक बना रही है कोई भी कंपनी, तो एक उसमें साइंस इन्वॉल्व है, लेंस है, पूरा ऑप्टिक्स, एक जो हम साइंस में पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो एक पूरा इन्वॉल्व है। इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, और किन चीज़ों को ध्यान में भी रखना चाहिए जब हम कैमरा खरीद रहे हैं? हाँ सर, देखिए, हम अभी भी कई लोग मानते हैं एक फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है। नहीं, साइंस, क्योंकि जो टूल्स हैं, जो कैमरा है, आज तो मोबाइल भी एक कैमरा है जी, तो कैमरा जो है वो अपने आप में पूरा एक साइंस का पार्ट है। पहले अगर देखें तो हमारे पास केमिकल्स होते थे, उन केमिकल्स के रेशियोज़ को हम बड़े अच्छे से उससे मैच करते थे। जैसे अगर एक कैमरे को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक लेंस है, बॉडी है, पूरा एक पार्ट है, पूरा एक, इसके अंदर तमाम सारे मेन्यूज़ हैं जिससे हम अपनी फोटोग्राफी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्टिक्स भी है, इसकी कैलकुलेशंस भी हैं, मैथमेटिक्स आती है, फिजिक्स आती है। प्रिंटिंग करते हैं तो आज भी केमिकल्स आते हैं जी। ठीक है, अगर प्रिंटिंग पर जाते हैं तो पहले जो प्रिंटिंग, जब हम ब्रोमाइड प्रिंट या जब हम लैब में प्रिंट करते थे, तो वो पूरा केमिकल प्रोसेस था। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों का मिश्रण है। साथ में जब हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और जब अपने दिल से जोड़ करके जब हम फोटोग्राफी करते हैं, तब आर्ट का फॉर्म आता है। वो आर्ट हमारे पास है। जैसे अगर आज अभी हम जब डिजिटल एरा में हैं, इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बदलाव आता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। तो पहले हम सिर्फ आईपीस से देखते थे जी, आज हमारे पास ऑप्शन लाइव है, कैमरे में लाइव देखने का है। लेकिन अगर एक अच्छा फोटोग्राफर हैं और एक जैसे मैं हूँ, मुझे लाइव से फ़ोटो क्लिक करके ऐसे क्लिक करने में मज़ा नहीं आता। मुझे जब तक उसको व्यू फाइंडर से ना पकड़ूँ ना, मेरे व्यू फाइंडर से जो अंदर जो फ्रेम दिख रहा है, जब तक मैं उस पर नहीं देखता, तब तक मुझे लगता नहीं कि मैं उस अपनी आत्मा के साथ उस फोटोग्राफ के साथ जुड़ सका। तो मजबूरी है। हाँ, फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इसमें कुछ फैसिलिटीज़ हैं कि मैं नीचे झुक करने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ में हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऊपर से क्लिक करना है, तो वो मेरे पास एक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वो अलग एक वो है। वो एक साइंस का पार्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी में बदला है उन्होंने टेक्नोलॉजी में। तो कैमरा अपने आप में पूरा एक साइंस है,
जी। डिजिटल आने के बाद कंप्यूटर इसके साथ जुड़ा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसके साथ जुड़े हैं, हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट, प्रोसेसर का मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं। आज हम बहुत कम पढ़े लिखे लोग को अगर बोलेंगे कि आप कम पढ़े हैं और आप फोटोग्राफी करें तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, मुश्किल हो सकती है। पहले नहीं थी इतनी मुश्किल जी, क्योंकि उस समय इतना सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी। जी। आज कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, उसके और दूसरे अंदर जो हार्डवेयर हैं हाँ। उनकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्यूटराइजेशन डिजिटल एरा में बहुत कुछ निकल गया। तो एक उतनी एक एजुकेशन रहना ज़रूरी है। जी, एजुकेशन की आपने एक बात करी कि फोटोग्राफी एक एजुकेशन भी है। उस एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हमें और बताइए कि किस तरीके से ये एक एजुकेशन के तौर पर काम कर रही है। जैसे कि हम कई एकेडमीज़ में देख रहे हैं कि वहाँ कई तरह के कोर्सेज चल रहे हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड, जिसको कि स्ट्रेस बस्टर भी कहा जाता है या एज ए शौकिया तौर पर भी। इसके बारे में थोड़ा मैं बताएं। पहले तो अभी तक हम मास कम्युनिकेशन जो कोर्सेज थे उसके साथ फोटोग्राफी को ऐड करते थे। अभी फाइन आर्ट्स के साथ भी हम जो पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट, उनके साथ भी अभी फोटोग्राफी के कोर्सेज जुड़ गए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया कि अगर इसके पूरी साइंस जुड़ी है, अगर मुझे मालूम है कि मैंने अपने लाइफ में मैथमेटिक्स पढ़ी, फिजिक्स 12th मैंने साइंस से किया, तो वो मेरे बड़े काम आई। इसी चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि जो नए फोटोग्राफर्स आएंगे या आना है तो उनको कम से कम 10th तक 12th तक साइंस पढ़ेंगे तो आसान रहता है, ईजी हो जाएगा। उस वोकेबुलरी को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर मैंने किसी को कुछ प्रोसेसर की बात करी कि इतना ये प्रोसेसर है, तो उसको समझने में उसको आसानी होगी अगर उसने उस तरह की चीज़ें की पढ़ाई करी होगी। तो अब मैं लोगों को भी सजेशन देता हूँ कि अब आप पढ़ाई ज़रूरी है। कई लोग बताएं, मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को फोटोग्राफर बनना है, मैंने 10th तो कर लिया, क्या करूँ, मैं फोटोग्राफी सीख लूँ। मैंने हाँ, फोटोग्राफी सीख लो, लेकिन अपनी पूरी पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन ज़रूरी है। हो सकता है तो आपको बाद में जाकर के कुछ और आगे पढ़ने को मिल जाएगा, उसी की डेप्थ के अंदर जाने को मिल जाएगा। डिजिटल युग है, उसमें और अंदर कुछ करने को मिल जाए, डिटेल्स मिल जाए पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कई लोग तो PhD भी कर रहे होंगे इसी सब्जेक्ट में। कहाँ से चुने, कैसे चुने, क्या चीज़ें चुने, मैं अभी आपको इसके बीच में याद दिलाइएगा। मैं केदारनाथ के बारे में भी बताऊंगा। जिस समय आप जाए थे तो हमने भी कुछ चीज़ें जुड़ी थी। तो खैर हमारे पास स्कूल कॉलेजेस में अभी इससे रिलेटेड इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं। पूरा 4 साल का फाइन आर्ट्स का कोर्स है, PG कोर्स भी है। तो ये सब पढ़ाई अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें ये पढ़ाई हो रही है फोटोग्राफी की। एक आपने अच्छा फोटोग्राफर बनने के जितने भी आप ये नॉलेज बता रहे हैं, नॉलेज एक बहुत बड़ी की मुझे लग रही है, समझ में आ रही है कि फोटोग्राफी के पीछे एक नॉलेज बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ी की है कि आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है। उसके अलावा और क्या ज़रूरी आपको लगता है कि एक अच्छे फोटोग्राफर में होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं विजन? हाँ जी, उसके बारे में। इसको मैं एक शब्द से जोड़ूंगा, रियाज शब्द ऐसा है जिसको हमने, अगर आप किसी क्लासिकल डांसर को देखें, किसी क्लासिकल म्यूजिशियन को देखें, तो वो तबला वादक हैं तो वो दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे रियाज करते हैं। उनको बहुत अच्छा तबला बजाना आता है या कोई भी वाद्य उनको बजाना आता है, लेकिन उसके बाद भी वो रियाज करते हैं। ऐसे ही फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी को भी अगर मुझे अच्छी आती है, लेकिन जब तक मैं इसको रियाज नहीं करूँगा, रोज़ मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो वो मैं अपने सब्जेक्ट से तितर-बितर हो जाऊँगा, कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे अपना जो सब्जेक्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए, मेरे अपनी मशीन से कनेक्ट करने के लिए 2 चीज़ों का कनेक्शन है। एक मशीन जो कैमरा है, और एक साथ में मेरा सब्जेक्ट, जो टाइम टू टाइम बदल भी सकता है, जो टाइम टू टाइम पूरे ज़िंदगी में आप एक सब्जेक्ट भी रख सकते हो। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं वो ज़िंदगी भर एक सब्जेक्ट रखते हैं। हिमालयस की फ़ोटो खींच रहे हैं तो ज़िंदगी भर एक सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हमने अपने उस सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम बदला है कुछ। तो ऐसे में उन सब चीज़ों के लिए रियाज होना ज़रूरी है। रोज़ आप फ़ोटो खींचें, रोज़ अपनी मशीन से कनेक्ट करें, रोज़ करें। हर बार, कई बार ऐसे कई वेडिंग फोटोग्राफर्स को देखा है मैंने जो कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं, वो कहते हैं अब सीज़न नहीं है। मैं उनको भी बोलता हूँ, आप सीज़न नहीं है, कोई बात नहीं, आज सीज़न नहीं है, आज आप रियाज करिए, उस कैमरे के साथ खेलिए,
उस कैमरे के साथ अपने सब्जेक्ट के साथ खेलिए। अपने घर में कुछ फ़ोटो खींचिए, बाहर जाकर निकल के कुछ फ़ोटो खींचिए, खींचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खींचिए, अच्छी फोटोग्राफी करिए, अपनी फ़ोटो, पुरानी फ़ोटो और नई फ़ोटो को कंपेयर करिए कि आपने उसमें क्या बदलाव लिया। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, अपने आप को पहले से ये जो व्यक्ति अपने आप को मान के बैठेगा कि मैं तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर हो गया, नहीं, वो नहीं। फिर उसकी एक प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट है वो रुक जाएगी, कहीं पर अटक जाएगी, तो वो नहीं रुकनी है। मैं भी रोज़ करता हूँ, मेरे पास हमेशा कैमरा रहता है, और उस हमेशा कैमरा रहने के ही कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट, बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं जो दूसरों के पास नहीं होती है। जी। मेरे कंधे पे हमेशा कैमरा रहता है जी। कभी कभी तो लोग बोलते हैं ना कि सब कैमरा अलाउड नहीं है, मैं बोलता हूँ उनको कि नहीं साहब, आप बोलिए फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं, मेरा कैमरा तो मेरे पास है, मेरा पार्ट है जी। ये तो मेरे, जैसे मेरे कपड़े हैं पहनता हूँ, ऐसे ही मेरे कंधे पर कैमरा लाजमी है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि आप फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बिल्कुल हम उसका आदर करेंगे जी। लेकिन आप बोलेंगे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, कैमरा रखना अलाउड नहीं है, वो नहीं है। हमारे लिए तो है कि हम हमेशा कैमरा रखते हैं। जी। आपने सब्जेक्ट की एक बात करी है, सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, या सब्जेक्ट की भी कोई चॉइस हो सकती है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है जी। सब्जेक्ट अगर आप बदलते रहें या आप एक रखें तो आपका परफेक्शन किसी एक रुझान पर चला जाएगा, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, उसकी गहराई तक पता चलेगी। मसलन अगर आप कोई बर्ड वॉचर हैं जी, बर्ड वॉचिंग से जगह जिसने व्यक्ति को बर्ड वॉचिंग करनी है और साथ में फोटोग्राफी करनी है, तो उसको धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल बाद पता चलेगा कि फलां बर्ड इस सीज़न में आती है, फलां बर्ड इस मौसम में आती है, फलां बर्ड फलाने पेड़ पर आती है। वो चिड़िया जो है वो ये खाती है। तो जब उसे पता चलेगा अच्छा आजकल ये फूल आ गए हैं, ये फूल आए तो अब ये चिड़िया आने वाली होगी, ये फूल अच्छा जनवरी में आया था, तो वो डिटेल्स पे आना शुरू होता है और उसके पास पता चला कि उसको वो फूल की जानकारी भी हो गई, वो पत्ते की जानकारी भी हो गई, इस पौधे पेड़ की जानकारी भी हो गई, इस मौसम की जानकारी भी हुई। जब आप डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे तो आपकी नॉलेज का भंडार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी। आपने सोशल फोटोग्राफी की शुरुआत में बात करी थी कि समाज के लिए भी एक फोटोग्राफी एक सेवा हो सकती है, तो उसमें किस तरीके से ये रोल अदा कर सकती है? ये फोटोग्राफी तो एक आईना है समाज के लिए। हमने क्या देखा वो और हमने क्या दिखाया, वो एक आईना है पूरा। समाज में क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती हैं, समाज की बात कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर आम आदमी की अप्रोच नहीं है। ऐसी जगह पर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस खूबसूरती को या किसी भी तरीके की चीज़ों को मैं पब्लिक तक ले आऊँ। वो पब्लिक तक लाने का माध्यम मैगज़ीन भी हो सकती है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, आजकल सबसे बढ़िया साधन है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया के ज़रिए जल्दी अप्रोच कर पाते हैं पब्लिक तक लेके आने में। तो हमारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चुनना एक किसी विशेष के लिए अच्छा रहेगा कि अगर वो किसी एक थीम को कुछ टाइम के लिए, जैसे हम बांध देते हैं, मैंने अपने लाइफ में 2-3 साल के लिए एक थीम बांध दिया, मेरे जहन में आ गया कि हाँ मुझे एक थीम पे काम करना है, इस साल मेरी ये थीम है, मुझे वही नज़र आता है। जैसे अर्जुन को जब बताया गया कि वो उसको क्या दिख रहा है तो उसे मछली की आंख दिख रही थी, बस ऐसे ही हमने अपनी फोटोग्राफी में मैंने अपना सब्जेक्ट बांध लिया। जी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2010 में कुंभ हुआ जी, हम फोटोग्राफी करने के निकले और जब फोटोग्राफी कर रहे थे तो 2-3 दिन मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या खींचा। अपने आप को एनालिसिस किया, मैंने क्या खींचा, डॉक्यूमेंटेशन किया, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन किया। मेरा वो नहीं था, मुझे वो कुंभ हरिद्वार में, मेरे अपने स्टेट का कुंभ है, मुझे हरिद्वार में वो कुंभ डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो कुछ काम करना है जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, हालांकि लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं उनको दिखाना है। जी भूमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और समय की सीमा के तहत हम इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए शेयर करी, उनको बताई कि किस तरह की फोटोग्राफी हो सकती है और किस तरीके से आप सीख सकते हैं, और ये निरंतर एक सतत प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।